हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था DSSB TGT नेचुरल साइंस का रिव्यू, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे, क्या लेवल था क्वेश्चंस का। और आज की इस वीडियो में जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सब का मैं सॉल्यूशन लेके आई हूँ। और वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि सभी जो चारों ऑप्शन हैं हम उनको अभी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और मेरे पास जो आंसर की है वो 7 सितंबर वाले एग्ज़ाम की, जो 9 AM to 11 AM हुआ था। तो अगर आपके पास किसी और शिफ्ट की आंसर की है तो मेरे साथ टेलीग्राम पर DM कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो डिसिप्लिन 1 है उनमें उसमें लगभग सभी क्वेश्चंस केमिस्ट्री के हैं। और डिसिप्लिन 2 से अपने ये बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। Who sacrificed her life along with 363 others for the protection of खेजरी trees in खेजरी village near जोधपुर। मतलब किसने खेजरी के पेड़ों की रक्षा के लिए 363 और लोगों के साथ अपना जो है जीवन सेक्रीफाइस कर दिया था। तो इसका आंसर है अमृता देवी बिश्नोई। तो मैं इनके बारे में थोड़ी सी रियल स्टोरी आप सबके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि कल को आप भी टीचर्स बनेंगे तो अपने स्टूडेंट्स को जब आप इस तरह की स्टोरीज बताएंगे तो आप उनको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जागरूक कर रहे हैं और ये बहुत सही है, ठीक है। तो जो उस टाइम 1730 की बात है और उस टाइम वहाँ के राजा थे अभय सिंह, जोधपुर के राजा थे। और उनको नया पैलेस के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने पास के गांव में जो है अपने सैनिकों को भेजा, ठीक है। और वहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई जी ने इसका विरोध किया और अपनी जान गंवा दी। उन्होंने कुछ शब्द कहे थे जिनका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। उनके एग्जैक्ट शब्द उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर पेड़ों की रक्षा के लिए, एक पेड़ को बचाने के लिए अपना सर भी गंवाना पड़े, अपनी जान भी गंवानी पड़े, तो आप इस सौदे को सस्ता समझिए। मतलब बिश्नोई कम्युनिटी में जो है पेड़ों को काटना और जानवरों का शिकार करना दोनों ही मतलब पाप माने जाते हैं। और इसी में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और उनकी जो साथ में 3 बेटियां थीं उन्होंने भी यही किया। और साथ में बहुत सारे जो है गांव के लोगों को जब पता चला तो वो भी आगे आए इस मूवमेंट में। और इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जब राजा को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने बिश्नोई विलेजेस में जो है जानवरों का शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित कर दिया। तब से ही वहाँ पर, राजस्थान की बात है ये, राजस्थान के जोधपुर की, तब से ही वहाँ पर पेड़ों को काटना और ये सेम परंपरा जो है चली आ रही है। वहाँ पर पेड़ नहीं काटे जाते हैं और ना ही जानवरों का शिकार किया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आप अब ये जो है क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following organism is budding a common method of reproduction which also occurs in some lower plants। तो कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन किस ऑर्गेनिज्म होता है बडिंग की हेल्प से। मान लिया कि चारों ऑप्शन में आपको चांसेस है कि बडिंग आपको देखने को मिले, लेकिन कॉमन कहाँ पर है ये। तो यीस्ट में जो है रिप्रोडक्शन का जो मतलब बहुत कॉमन तरीका है वो बडिंग है। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है और यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग की हेल्प से होता है। मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर जो है छोटे छोटे बर्ड्स राइज हो जाते हैं और वो जब मेन बॉडी से डिटैच होते हैं तो वो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मोस होते हैं ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होता है, ठीक है। बडिंग की हेल्प से नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन है फर्न यानी टेरिडोफाइट। यहाँ पर भी बडिंग की हेल्प से आपको रिप्रोडक्शन नहीं में देखने को मिलेगा। मतलब कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बडिंग नहीं है। और फोर्थ तो आप जानते ही हैं फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पर जो कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। आप सब प्रोसेस तो आप जानते ही हैं।
ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो इसका आंसर सेकंड ही आएगा, यीस्ट। और यीस्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, चाहे इसी यूजीस पूछ लिए, चाहे इसका रिप्रोडक्शन पूछ लिया। तो यीस्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप साथ के साथ मार्क करके भी चलेंगे, लिखते भी चलेंगे, जहाँ भी मैं बताऊँगी कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सेकंड अपना हो गया है और थर्ड शायद केमिस्ट्री का है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो थोड़ा सा मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताऊंगी। ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनके पास डिवाइडिंग की कैपेसिटी होती है। ये सेल्स बहुत एक्टिव होती हैं इनकी और लगातार डिवाइड करती हैं। और ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। डिफ्रेंशिएशन मतलब जो सेल है, जो टिश्यू है, उसने अपना फाइनल जो फंक्शन है वो गेन कर लिया है। डिफ्रेंशिएशन का ये मतलब होता है। लेकिन ये सेल्स डिवाइडिंग होती हैं, लगातार डिवाइड करती हैं और ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसके 3 टाइप हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। ये प्लांट के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। जैसे एपिकल मेरिस्टेम, जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये स्टेम वाले टिप पे पाया जाता है, ये लगातार डिवाइड करता है। और एपिकल मेरिस्टेम का दूसरा टाइप है रूट एपिकल मेरिस्टेम, जो रूट की टिप पर पाया जाता है और वहाँ से जो है रूट ग्रो करती हैं, लगातार डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके 3 टाइप हैं। और जो इसका टाइप, इस क्वेश्चन का आंसर है वो है पैरेन्काइमा, ठीक है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है वो है पैरेन्काइमा। आप जानते हैं, आपने नाम भी सुना होगा, आई एम श्योर, कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं वो है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो पैरेन्काइमा एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ आपसे नाम पूछा गया है, ना ही इनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है। तो अगर आप सरफेस व्यू भी ले रहे हैं किसी टॉपिक का, तो अभी आपके काम आ सकता है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, ठीक है। तो टीजीटी में वैसे तो ये जो मेरिस्टेम वाला टॉपिक है वो अपना पीजीटी में मेनली पूछा जाता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा डीप पूछा जाता है। जैसे जैसे मेरिस्टेम का कोई फीचर पूछ लिया कि वहाँ पर वैक्यूल प्रेजेंट है नहीं, वहाँ की जो मेरिस्टेम की सेल्स हैं वो किस साइज़ की है, मतलब रेगुलरली अरेंज्ड है या कैसे अरेंज्ड है। तो ये थोड़ा सा डीप में पूछा जाता है, लेकिन आपके टीजीटी में सिर्फ नाम पूछे गए हैं। तो आप अगर टॉपिक का सरफेस व्यू भी ले रहे हैं तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर थर्ड है। 6th क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। तो फिर से बडिंग आ गया और फिर से इसका आंसर यीस्ट है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है बडिंग, ठीक है। और बडिंग होता है यीस्ट में। प्रोसेस मैंने बताई दी थी किस तरह से जो है मेन बॉडी पर बर्ड्स अराइज होते हैं, वो डिवाइड करके जब वो डिटैच होते हैं तो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बाकी तीनों ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन देखने को मिलता है। एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप मल्टीपल फिशन, ठीक है। यहाँ पर बडिंग नहीं देखने को मिलता है। और प्लेनेरिया में जो मेन बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो अपना जो लोअर पार्ट है उसको बना लेता है रीजनरेशन की हेल्प से, और जो लोअर पार्ट है वो अपने जो है हेड वाले पार्ट को बना लेता है, किसकी हेल्प से, रीजनरेशन की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पर बडिंग नहीं देखने को मिलती है। फिर है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक तरह की एल्गी है और यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होता है, ठीक है, बडिंग की हेल्प से नहीं होता है। और एक ही क्वेश्चन पेपर में यीस्ट 2 बार आ चुका है, ठीक है। तो मैंने पहले ही मार्क करवा दिया था कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म की कौन सी इनकरेक्ट बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। सिर्फ इनकरेक्ट बतानी, मतलब तीनों तो सही होंगी और सिर्फ एक गलत होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एम्ब्रियो डिवाइड्स टू फॉर्म जाइगोट इन ओव्यूल। गलत बात कह दी।
भाई जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो, ठीक है, यहाँ पर रिवर्स कर दिया कि एम्ब्रियो डिवाइड टू फॉर्म जाइगोट, ऐसा नहीं होता है। पहले फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनता है और जाइगोट की सेल्स डिवाइड करके एम्ब्रियो बना रही हैं, ठीक है। तो ये जो है सीक्वेंस थोड़ा सा उन्होंने अलग कर दिया। अगर शब्दों का यहाँ पर थोड़ा सा हेर फेर कर दिया जाए तो ये अपना जो है ऑप्शन सही हो जाता, बट यहाँ पर तो हमें इनकरेक्ट बतानी तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रही हूँ तो आप जो है वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए और एक्सप्लेनेशन को समझिए, ठीक है, क्योंकि ये जो आंसर की है वो तो आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन के लिए हो, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते। सेकंड ऑप्शन है ओव्यूल फॉर्म ए टफ कोट एंड बिकम सीड, यही बिल्कुल सही बात है। ओव्यूल का जो फ्यूचर है, जो फेट है, वो सीड है, ठीक है। ओव्यूल ही आगे जाके सीड बनाता है और ओवरी आगे चल के फ्रूट बनाती है, ठीक है। जो फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, तो ये दोनों ही सही बात है। और थर्ड पार्ट देख लेते हैं, फ्लोरल पार्ट्स मे फॉल ऑफ आफ्टर द सीड फॉर्म्स, यस बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सीड का फॉर्मेशन हो गया यानी फर्टिलाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, तो प्लांट क्या करता है, इसका फ्लावर का मेन काम है रिप्रोडक्शन। जब वो रिप्रोडक्शन हो जाता है तो फ्लोरल के अन्य पार्ट हैं जो पेटल्स वगैरह हैं वो गिरने लग जाती हैं और प्लांट अपना पूरा ध्यान जो है जाइगोट के फॉर्मेशन पे, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन पे लगा देता है, ठीक है। तो ये बाकी तीनों ऑप्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल सही थे और फर्स्ट ऑप्शन अपना इनकरेक्ट था और हमें यहाँ पर इनकरेक्ट ही बताना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से, मतलब एक तरह से हम क्रॉप अपना एग्रीकल्चर का एग्जांपल लेते हैं, तो अपनी फसलें होती हैं या तो अपन सीड की हेल्प से उगाते हैं, या तो बीज की हेल्प से उगाते हैं, या फिर जो उसका प्लांट की बॉडी है उसी के किसी पार्ट से उगाते हैं, ठीक है। दो तरह से अपनी फसलें उगाते हैं, जैसे वीट, पीज एंड राइस, जो कि अपने ऑप्शंस में गिवन है कि जो गेहूं है, मटर है, जो चावल है, ये हम बीज की हेल्प से उगाते हैं, ठीक है, बीज की हेल्प से उगाते हैं। लेकिन यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो है एग्जाम्पल पूछ रखा है, जो कि हम गन्ने का हम क्या करते हैं कि भाई जो उसका गन्ने का पूरा गन्ना है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं, ठीक है। वो उन टुकड़ों को जो है ज़मीन में दबाते, जो भी उनकी प्रोसेस है, मतलब हम प्लांट का कोई पार्ट यूज़ कर रहे हैं, ना कि सीड, ठीक है। तो हरियाणा से जो है, मेरे जो ऑडियंस है वो मोस्टली हरियाणा से है, तो हरियाणा वाले इस बारे में जानते होंगे, ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने जो है एग्रीकल्चर देखा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट आ जाएगा, शुगर केन यानी गन्ना, ठीक है। और बाकी जो ऑप्शन है वो उनमें बीज की हेल्प से अपनी फसलें लेते हैं अपन, ठीक है, बीज की हेल्प से प्लांट उगाया जाता है, और शुगर केन में प्लांट के किसी पार्ट से, ठीक है। तो आई होप आप डिफरेंस समझ गए हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, केमिस्ट्री का है। 10th क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रोटेक्टिव कोट बेनिफिट स्पोर्स ड्यूरिंग डिस्पर्सल। तो स्पोर्स जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पोर्स क्या करते हैं, स्पोर्स की हेल्प से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और प्रोटेक्टिव कोट होता है उनके ऊपर, तो वो किस तरह से उनको बेनिफिट करता है, स्पोर्स को, जो स्पोर्स के ऊपर प्रोटेक्टिव कोट होता है वो किस तरह से उनके डिस्पर्सल के दौरान जो है उनकी हेल्प करता है, यही क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बाय प्रोटेक्टिंग स्पोर्स फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस। तो आप प्रोटेक्टिव कोट, जब नाम ही इसमें आ गया तो आप थोड़ा सा वहाँ पर जो है एग्जाम हॉल में समझ भी गए होंगे कि अगर प्रोटेक्टिव कोट आ गया तो किस तरह से इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही अपना जो है सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीन ऑप्शन है, बाय स्टिकिंग, बाय इन्हेंसिंग ग्रोथ, बाय इन्हेंसिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये ऑप्शंस नहीं आएंगे, क्योंकि जो मेन है यहाँ पर वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। और आंसर में जब भी आप दो ऑप्शन के बीच कंफ्यूज होते हैं तो जो ज़्यादा सही है वो ऑप्शन आप करेक्ट कीजिए, ठीक है, जो नियर टू करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दो ऑप्शन हैं, दोनों ही आपको गलत लग रहे हैं, ठीक है, वो तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। जो कई बार ऐसा होता है कि हम दो ऑप्शन के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई कौन सा चूज़ करें, जो ज़्यादा सही है ना उसको आप चूज़ कीजिए। जैसे मैं थोड़ा सा जो है अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, वहाँ पर पूछ रखा था
किसी चैनल का टाइप था, जंक्शन थे, गैप जंक्शन वगैरह पूछ रखे, तो उसका आंसर में दे रखा था गैप जंक्शन और कनेक्शन। ठीक है, तो कनेक्शन मिलके ही जो है पूरी यूनिट बनाते हैं, और वो गैप जंक्शन का एग्जाम्पल है। तो मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गई कि मैं गैप जंक्शन लिखूँ या कनेक्शन लिखने है, तो उसका मैं गैप जंक्शन लेके लिख के आई थी, जो कि गलत हो गया था, क्योंकि वहाँ पर जो ज़्यादा करेक्ट है वो कनेक्शन है। ठीक है, तो कनेक्शन उसका आंसर आना था, मतलब जो आंसर के ज़्यादा करीब है। ठीक है, जो करेक्टनेस के जो ज़्यादा करेक्ट है, हमें वो ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन अपना सही आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। विच लीगल प्रोविजन इन इंडिया मोस्ट स्ट्रॉन्गली सपोर्ट्स पीपल्स इन्वॉल्वमेंट इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये कुछ राइट्स हैं जो कि अपने एनसीईआरटी में गिवन है। 11th-12th की एनसीईआरटी में तो है इन्वायरमेंट वाला चैप्टर, जो कि शायद अभी हटा दिया गया, या ये मेरे को थोड़ा सा ध्यान नहीं है, कई दिन हो गए रिवाइज किए। तो जो ये रूल्स होते हैं, ये एक्ट होते हैं, ये हमें याद ही करने पड़ते हैं। तो अगर थोड़ा सा इनके पीछे की आप स्टोरी याद कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको जो है ये बहुत बार मेरे साथ तो ये होता है, मैं अगर रिवाइज ना करूँ ना 2-4 बार, कुछ मंथ्स हो जाते हैं, मैं उनको भूल जाती हूँ। ठीक है, नंबर्स मुझे याद नहीं रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा फॉरेस्ट राइट एक्ट। ठीक है, तो इसमें जो फॉरेस्ट के अंदर कम्युनिटीज़ रहती हैं तो उनको भी बेनिफिट मिलता है। जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स है वो इस एक्ट के दौरान जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे वो हनी लेते हैं, पशुओं के लिए चारा लेते हैं, तो वो जो है फॉरेस्ट कम्युनिटी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकती है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे ये पॉइंट्स याद हैं। तो इसका फोर्थ आंसर आ जाएगा, फोर्थ जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ठीक है, तो और ये आपको सभी याद ही करने होते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है भाई, बार बार रिवाइज ही करने होते हैं। ठीक है, तो अपना 12th का क्वेश्चन है, हाउ डज द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन अ चाइल्ड इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि जब मतलब जाइगोट बनता है तो माँ और बाप दोनों के क्रोमोसोम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, दोनों के मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होते हैं, और दोनों के ही ट्रेट जो है बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर आएगा बाय बोथ पैटर्नल यानी पिता की तरफ से, एंड मैटरनल यानी माता की तरफ से जो डीएनए मिलता है, और वही जो है बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आएगा बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन आएगा, ये मेंटल वाले चैप्टर से है, जेनेटिक्स से अपना क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर अपना चिपको आंदोलन आ गया। द चिपको आंदोलन ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन इंसिडेंट इन अ रिमोट विलेज कॉल्ड रेनी इन गढ़वाल हाई अप इन हिमालयाज ड्यूरिंग अर्ली 1970s। ठीक है, ये आपको सन याद रखना है। और यहाँ ये जो चिपको आंदोलन था ना, ये भी वो जो अमृता देवी बिश्नोई जी के बारे में मैंने बताया था, उस मूवमेंट के बारे में बताया था, उसी से प्रेरित था। ठीक है, वो अमृता देवी बिश्नोई वाली जो घटना थी वो राजस्थान के जोधपुर से रिलेटेड है, और जो चिपको आंदोलन है वो जो है उत्तराखंड से रिलेटेड है। ठीक है, वो उत्तराखंड से रिलेटेड है, और उसका जो लीड उस मूवमेंट को लीड किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। और ये ऑप्शन मतलब ये क्वेश्चन भी एक आध बार पूछा गया है कि जो चिपको मूवमेंट था, चिपको आंदोलन था, वो किसके द्वारा लीड किया गया था। तो इसका आप आंसर लिखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो ये आपको जो सन है ये याद ही रखने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो 14th का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द वेराइटी ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स। तो शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स के बारे में जो सही बात है वो हमें बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, द शेप एंड द साइज ऑफ सेल कैन वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। यस, ये जो शेप एंड साइज ऑफ द सेल है वो मतलब डिफरेंट हो सकता है, हर एक सेल के साथ जो है अलग अलग हो सकता है। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो जैसे आरबीसीज है, अपनी रेड ब्लड सेल्स है अपने ब्लड में, तो वो उनका शेप बाइकॉनकेव होता है क्योंकि उनको एक ऑक्सीजन कैरी करना होता है। ठीक है, और दूसरा अगर एग्जांपल लूँ अपना न्यूरॉन की जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो इलोंगेटेड होते हैं क्योंकि अब उसको मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह मतलब पहुंचाना होता है, तो वो इलोंगेटेड शेप के हैं। मतलब हर एक सेल्स की जो फंक्शन के आधार पर शेप अलग हो सकती है। ठीक है, इसका ये आंसर आएगा। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, ओनली प्रोकैरियोटिक सेल हैव वेराइड शेप। नहीं, यूकैरियोट्स की भी तो होती है वेरियस शेप अपन देखने को मिल सकती है। ठीक है,
तो थर्ड ऑप्शन है सेल साइज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल स्पेशीज। नहीं, सेल साइज कहाँ यूनिफॉर्म है, कहाँ एक जैसा आपको देखने को मिलता है, हर एक जगह डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है, तो थर्ड भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है ऑल सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म आर ऑफ सेम शेप एंड साइज। नहीं, सेम शेप एंड साइज की कहाँ है, हर एक फंक्शन के साथ तो वेरी कर रहा है, डिफरेंट हो है, तो फिर ये फोर्थ ऑप्शन भी अपना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेंडल्स प्रिंसिपल। ठीक है, मेंडल्स के प्रिंसिपल्स हैं और यहाँ पर जो हमें मेंडल ने नहीं दिया था प्रिंसिपल उसके बारे में बताया है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये भी मेंडल्स के द्वारा दिया गया था, मेंडल के द्वारा दिया गया था। एंड जॉन ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है। ठीक है, और फादर ऑफ जेनेटिक्स इज जॉन ग्रेगर मेंडल, और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स का आंसर आप मुझे आंसर में जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल के द्वारा दिया गया था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी मेंडल के द्वारा किया गया था। और फोर्थ ऑप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस। आप में से ये सब जानते होंगे, मैं इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ कि लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल के द्वारा दिया गया था, ये सब आप जानते हैं। तो जो लॉ नहीं दिया गया था वो है थर्ड ऑप्शन, लॉ ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, ये मेंडल के द्वारा नहीं दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड अपना सही आ जाएगा। और मेंडल के जो लॉन्ग आंसर टाइप अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे तो मेंडल की जो प्रिंसिपल है इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है। ठीक है, तो ये लॉन्ग आंसर के लिए भी अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करें जहाँ पर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिया जाता है तो वहाँ पर भी ये चांसेस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं, और यहाँ पर अपना जो आंसर है वो थर्ड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Select the option that is true regarding the following two statement labeled assertion and reason। तो assertion है diffusion is an important process for the movement of substances in and out of the cells। yes, बिल्कुल सही बात है। डिफ्यूज़न की हेल्प से जो आयन वगैरह है वो अंदर जाते हैं, कई आयन जो है सेल से बाहर आते हैं। ठीक है, तो अपना assertion बिल्कुल सही है। तो रीज़न की अगर बात करें तो रीजन में पूछा गया है डिफ्यूजन अकर्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। बिल्कुल गलत बात है। अरे भाई, डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, और मैं इसका एग्जांपल हर बार देती हूँ जहाँ भी डिफ्यूजन वर्ड आए। मैंने जैसे एचटेट के एग्ज़ाम जो सोल्व कराए वहाँ पर भी डिफ्यूज़न पूछा गया था, और वहाँ भी मैंने बताया था कि किचन में खाना बन रहा है और आपको उसकी खुशबू कमरे तक आ रही है, तो हायर जो वहाँ पर पार्टिकल्स, जो फूड पार्टिकल्स है, जो खुशबू वगैरह है, मसाले की खुशबू है, वहाँ पर हायर कंसंट्रेशन में रूम में नहीं है, तो वहाँ से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो पार्टिकल ट्रैवल कर रहे हैं और इस तरह से आपको खुशबू आ रही है। तो ये भी एक डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो डिफ्यूज़न हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर आपका सही आ जाएगा, असर्शन इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। जो इसका रीज़न है वो फॉल्स है, यानी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्राइमरी गोल क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पता है क्या मतलब होता है कि रिसोर्सिस को हम इस तरह से यूज़ करें कि अपनी आज की जनरेशन भी उसकी हेल्प से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाए, और जो अपनी फ्यूचर जनरेशन है वो भी मतलब उनको भी अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनको मीट करने में कोई दिक्कत ना हो। मतलब अपने को जो रिसोर्सेज है बहुत समझदारी से यूज़ करना है, उनको एग्जॉस्ट नहीं करना है। अगर हम ख़त्म कर देंगे तो फ्यूचर जनरेशन्स का क्या होगा? तो ये सब डील होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल, इसका जो आंसर है वो फोर्थ आएगा, टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। मतलब हम इकोनॉमिक ग्रोथ में इतना में अंधे नहीं होए कि हम इन्वायरमेंट को ही भूल जाए। ठीक है, तो इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, इस तरह से अपने को रिसोर्सेज यूज़ करने हैं कि इन्वायरमेंट को भी कोई प्रोटेक्शन ना हो और रिसोर्सेज को हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचा पाएँ। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ब्रॉड मीनिंग यहाँ पर बता दिया है, और अगर आप बाकी ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल आप जो है ये इस ऑप्शन तक, इस आंसर तक आप पहुँच सकते थे। तो मैं सभी ऑप्शन को एक बार पढ़ के बता देती हूँ। टू मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स हैं उनको मैक्सिमाइज करना, बिल्कुल गलत। यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स की बात करते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म की नहीं करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। सेकंड है
टू इंक्रीज रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, नहीं, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन को इंक्रीज नहीं करना है, बल्कि उनको समझदारी से यूज़ करना है, उनको एग्जॉस्ट नहीं करना है, समझदारी को यूज़ करना, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उन रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएँ, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन। तो यहाँ पर हम पोल्यूशन की बात नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को इस तरह से करना है कि भाई जो इन्वायरमेंट हम प्रोटेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट करेक्ट ऑप्शन अपना फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, हाँ ये बायोलॉजी का है। विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ प्रोटीन्स। तो भाई जो पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल है वो है गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस जो है वो पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं थोड़े से एग्जांपल जब इसके ऑप्शंस में बता रही तो उसी में इसको जो है आंसर को एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट है राइबोसोम, नहीं, राइबोसोम पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। राइबोसोम आप जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप जब ट्रांसलेशन की जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, फिर लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, मतलब राइबोसोम की आप इन्वॉल्वमेंट पढ़ते हैं और आप जानते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पैकेजिंग के लिए, ठीक है। तो राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। फिर सेकंड ऑप्शन है लाइसोसोम। लाइसोसोम आप जानते हैं इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भरे हुए होते हैं जो सेल के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी चीज़ की उसको मतलब डाइजेस्ट करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और इसको ऑटोफैगी और ऑर्गेनेली भी माना जाता है लाइसोसोम को, ठीक है। फिर थर्ड है न्यूक्लियस, नहीं, न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। माना कि ये सेल का ब्रेन माना जाता है न्यूक्लियस को, लेकिन ये पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जब राइबोसोम प्रोटीन्स गोल्जी अपैरेटस के अंदर आती हैं तो वहाँ पर जो है मॉडिफिकेशन भी होता है प्रोटीन का, जैसे ग्लाइकोसाइलेशन वगैरह, वहाँ पर जो है ग्लूकोज ऐड करनी है या फिर कुछ और जो है ग्रुप ऐड करना है, तो वहाँ पर मॉडिफिकेशन भी होता है गोल्जी के अंदर। फिर पैकेजिंग होता है, और जहाँ भी प्रोटीन भेजनी होती है, सेल से बाहर भेजनी है या फिर न्यूक्लियस के पास भेजनी है या फिर किसी और ऑर्गेनेली के पास भेजनी है सेल में, तो वो काम है गोल्जी अपैरेटस का, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स गोल्जी अपैरेटस के द्वारा की जाती हैं, और गोल्जी अपैरेटस को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ और भी नाम थे, मैंने बता दिए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। तो 20वां क्वेश्चन है, which of the following single celled organism divides to produce many daughter cells simultaneously by fission। तो फिशन की हेल्प से मैंने जब यीस्ट वाला मैं क्वेश्चन करवा रही थी तो वहाँ पर भी प्लाज्मोडियम आया हुआ था, और मैंने बताया था कि प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन होता है, ठीक है। मल्टीपल फिशन की हेल्प से जो है ये बहुत सारी डॉटर सेल्स एक साथ बनाता है, ठीक है। तो इसका आंसर प्लाज्मोडियम आएगा, और प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का पैरासाइट है, और ये जो मल्टीपल फिशन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स के अंदर करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो है मॉस्किटो के अंदर करता है, एनाफिलीज के अंदर करता है, ठीक है। और बाकी ऑप्शन है अमीबा, यीस्ट, लीशमैनिया, इसके अंदर जो है मल्टीपल फिशन नहीं होता है। अमीबा के अंदर बाइनरी फिशन होता है, यीस्ट के अंदर बडिंग की हेल्प से होता है, और लीशमैनिया का मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, लीशमैनिया के अंदर कैसे होता है, शायद इसके अंदर भी फिशन की हेल्प से होता है, लेकिन मल्टीपल फिशन जो है प्लाज्मोडियम के अंदर देखा जाता है, ठीक है। अगर मैंने ये थोड़ा सा गलत बताया लीशमैनिया का, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं आया, तो मैं कमेंट में बता दूंगी। अगर कमेंट में अगर मैंने पिन नहीं किया, इसका मतलब लीशमैनिया का जो मैंने बाइनरी फिशन बताया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा फॉरगेट कर रही हूँ अभी लीशमैनिया का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसिप्लिन 3 में आ गए हम, जो हर एक डिसिप्लिन में 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन 5th वाले डिसिप्लिन में सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। तो डिसिप्लिन 3 तक आ गए हैं हम, तो इसमें भी बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस इज नोन एज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी, ठीक है।
क्योंकि जो भी उसको स्टिमुलस मिलता है उसको वो रिस्पॉन्स करता है, तो इस चीज़ को बोलते हैं सेंसिटिविटी। वैसे भी अगर आप ऑप्शन देख लेते तो शायद आप आंसर तक पहुंच सकते थे, क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो है इसमें जो है ऑप्शंस नहीं हैं। तो फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म नहीं होता है भाई रिस्पॉन्स करना। मेटाबॉलिज्म के अंदर तो कुछ जैसे शरीर के अंदर कुछ ब्रेकिंग की रिएक्शंस होती हैं, कुछ सिंथेसिस की रिएक्शंस होती हैं, ये मेटाबॉलिज्म में आते हैं, जिसको एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये शरीर में बनने और मतलब तोड़ने की जो प्रोसेस वगैरह वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें सेंसिटिविटी का रोल नहीं है। थर्ड ऑप्शन है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन तो भाई चेंज है, इवोल्यूशन कुछ चेंज है, कुछ नया बन रहा है, ठीक है। इवोल्यूशन का पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो आपको आई होप जो ये कॉन्सेप्ट है ये तो आपको समझ आ गया कि ये ऑप्शन तो इसका नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब शरीर में अपने जैसे होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है मैमल्स को, जैसे ह्यूमन बीइंग्स को, तो उसको 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना ही होता है, भले ही इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना भी हो, ठीक है। तो इस चीज़ को होम्योस्टेसिस माना जाता है, ठीक है, होम्योस्टेसिस बोला जाता है। तो ये ऑप्शन तो इसका नहीं आएगा। वैसे भी ऑप्शन ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं थे, तो आप सेंसिटिविटी तक पहुँच सकते थे आसानी से, ठीक है। तो इसका आंसर सेकंड आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी का है। वेयर डज सिट्रिक एसिड यानी क्रेब साइकिल अकर्स इन द यूकैरियोटिक सेल्स। तो क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। और साइटोप्लाज्म जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फोर्थ है न्यूक्लियस। तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर तो कोई साइकिल नहीं होता है, बट एंडोप्लाज्मिक जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये फंक्शन के आधार पर डिफ्रेंशिएटेड है। जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टीरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस को तो ब्रेन ऑफ द सेल माना जाता है। न्यूक्लियस के अंदर ही जो है आपको रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है न्यूक्लियोलस के अंदर। तो ये सब प्रोसेस इसके अंदर होती है। लेकिन अगर क्रेब साइकिल की बात करें तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बहुत सारे साइकिल चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा जो है टीजीटी में डीप में नहीं पूछा गया। जैसे पीजीटी में तो कोई स्टेप पूछ लिया कि इस स्टेप में कितना एनर्जी सिंथेसाइज हुआ, इस स्टेप का क्या प्रोडक्ट है, तो ये थोड़ा डीप में आता है पीजीटी में। यहाँ पर सिर्फ नाम पूछा गया, सिर्फ साइट पूछी गई है कि कौन सा साइकिल कहाँ हो रहा है। तो भाई जो भी पीजीटी की तैयारी कर रहे तो उन्होंने तो ये क्वेश्चन कर दिया होगा, क्योंकि ये तो थोड़ा डीप में आता है पीजीटी में, और टीजीटी में सिर्फ नाम पूछा गया है, तो उनके लिए काफ़ी इजी रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये फिजिक्स का है, फिजिक्स कुछ और क्वेश्चन अगर हमें मिलते हैं तो हम ज़रूर करेंगे बायोलॉजी के। चलिए देखते हैं कौन सा है बायोलॉजी का क्वेश्चन। हाँ, ये प्लांट वाले का क्वेश्चन है, प्लांट फिजियो का। विच टाइप ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट। तो लाइट की तरफ ग्रोथ, तो फोटो वर्ड जहाँ भी आ जाए ना, मतलब वो लाइट से रिलेटेड है। तो फोटोट्रोपिज्म को हम ये टर्म जो फोटोट्रोपिज्म है वो इसी के लिए दी जाती है कि प्लांट लाइट की तरफ मूवमेंट करता है, लाइट की तरफ ग्रोथ करता है, ठीक है। इसको फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। और मेरे ख्याल से एक एक्सपेरिमेंट भी था जहाँ पर इंडोर कुछ प्लांट हमने रख दिए और एक तरफ से धूप आ रही है, तो प्लांट जहाँ से धूप आ रही है, जहाँ से सनलाइट आ रही है, उसकी तरफ जो है ग्रोथ अपना शो करता है, उसकी तरफ झुक जाता है। तो हम वहाँ से हम फोटोट्रोपिज्म को देखते हैं कि जो है लाइट की तरफ ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर फोर्थ आ जाएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म में टच के लिए ग्रोथ होती है, ठीक है। जैसे मिमोसा पिडिका जो छुईमिंग का प्लांट है उसको हम टच कर रहे हैं तो वो अलग ग्रोथ शो कर रहा है। स्टिमुलस मतलब अलग ही रिस्पॉन्स शो करता है जब उसको स्टिमुलस मिलता है, कोई टच करता है, ठीक है। इसको टच
की वजह से जो स्टिमुलस होता है उसको थिग्मोट्रोपिज्म बोला जाता है। सेकंड ऑप्शन है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म यानी ग्रेविटी की तरफ जो मूवमेंट होती है, जैसे रूट्स हमें हमेशा हमेशा नहीं कहूँगी क्योंकि कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहाँ पर जो रूट है ऊपर की साइड ग्रो करती है। तो जियोट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटी की वजह से जो ग्रोथ होती है यानी नीचे की साइड जो है ज़मीन की तरफ जो ग्रोथ हो रही है उसको जियोट्रोपिज्म कहते हैं। फिर है नेस्टिक मूवमेंट। तो नेस्टिक मूवमेंट की कोई डायरेक्शन डिसाइड नहीं होती, ठीक है, ये भी प्लांट जो है रिस्पॉन्स शो करते हैं, लेकिन नेस्टिक मूवमेंट में क्या डिफरेंस है कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती कि इसको पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करनी है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है फोर्थ आ जाएगा। और आप क्वेश्चन को पोज करके आप ज़रूर एक बार रीड करना है, ठीक है। ये भी अपना क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं ताकि हमें बायोलॉजी के और क्वेश्चन मिल सकें और हम इस वीडियो को फिर वहीं ये हिंदी में है। उच्च कोटि पादपों में उत्सर्जन की प्राथमिक विधि क्या है? तो मतलब जो हायर प्लांट्स हैं उसमें एक्सक्रीशन की सेल्फ से होता है। तो जो गैसियस एक्सचेंज है यानी गैसीय विसरण, तो गैसियस एक्सचेंज की हेल्प से जो वो एक्सक्रीट करते हैं, जैसे CO2 वगैरह बाहर निकालते हैं, ठीक है। और वैसे तो एक्सक्रीशन की और भी मेथड्स हैं हायर प्लांट्स में, तो मेनली गैसियस एक्सचेंज है। जैसे जो रेजिन्स वगैरह हमें मिलते हैं, जो अगर वहाँ पर कुछ एक्सेस जो है उनको वो एक्सेस में कोई चीज़ है तो वो लीफ में इकट्ठी हो जाते हैं, वो लीफ फॉल ऑफ हो जाते हैं। तो कुछ अलग एक्सक्रीशन की विधियाँ भी हैं, लेकिन यहाँ पर अगर गैसियस एक्सचेंज जो है दे रखा तो हम इसका ही आंसर मानेंगे, तो इसका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है भाई? ये शरीर को रोग दोष से बचाना, जो पैथोजन जो बैक्टीरिया वगैरह एंटर कर रहे हैं उनको आते ही शरीर में मार देना, ठीक है। फॉरेन सब्सटेंस यानी बाहर से जो भी सब्सटेंस इंटर कर रहे हैं बॉडी के अंदर उनको मार देना, उनको बॉडी से एलिमिनेट करना, यही तो इम्यून सिस्टम का काम है। तो ये तो आप बिल्कुल अच्छे से करके आए होंगे। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आएगा, टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस एंड फॉरेन सब्सटेंसेस, ठीक है, इसका फोर्थ आंसर आ जाएगा। और बाकी ऑप्शन भी हम एनालाइज कर लेते हैं। टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, नहीं भाई, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट तो RBC की हेल्प से होता है, जो उसके अंदर हीमोग्लोबिन वगैरह होता है ना, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, इम्यून सिस्टम थोड़ी ना करता है। सेकंड है टू डाइजेस्ट फूड एंड अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, इम्यून सिस्टम का थोड़ी ना है। फिर थर्ड है टू प्रोड्यूस हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, तो भाई ये एंडोक्राइन सिस्टम का काम है, जो ग्लैंड्स वगैरह इन्वॉल्व हैं वो उसका काम है, ग्लैंड्स वगैरह का काम होता है हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। तो इम्यून सिस्टम का काम तो फोर्थ ऑप्शन आएगा, टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस एंड फॉरेन सब्सटेंसेस, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया? तो फर्स्ट है एनाबिना, एजोटोबैक्टर, नोस्टोक एंड क्लोस्ट्रीडियम। मैं बता दूं कि ये चारों जो भी ऑप्शन है दिए गए हैं वो सभी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपना की पॉइंट क्या है, इस फ्री लिविंग एंड एनाएरोबिक, ठीक है, इस बात को मार्क करना है। तो इसका आंसर आएगा क्लोस्ट्रीडियम। ये तीनों जो कंडीशन दी गई कि फ्री लिविंग होना चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग होना चाहिए और एनाएरोबिक होना चाहिए, तो ये क्लोस्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया होता है वो इसका आंसर आएगा। तो फोर्थ इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। तो एनाबिना भाई एनाबिना एंड नोस्टोक, आपने सुना भी होगा एनाबिना एंड नोस्टोक, जैसे अजोला में, साइकस में, ये सिम्बायोटिक तरीके से जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ना कि फ्री लिविंग, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन तो यहाँ से ऐसे हट जाएगा। फिर से सेकेंड एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग है लेकिन एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक यानी इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो तीनों ही कंडीशन जिस ऑप्शन के साथ मैच हो रही है वो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है, ओके। तो आपको सभी जो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको सब पूरा श्योर होना पड़ता है 100%, आप कोई तुक्का नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से आप एनाबिना नोस्टोक को तो एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि ये हमें कई बार सुनने को मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। और रही बात एजोटोबैक्टर की, तो ये थोड़ा सा कई बार मुझे भी कन्फ्यूज़न होता है कि एनारोबिक है या एरोबिक है, ठीक है। तो ये एरोबिक है। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से रिस्की होते हैं, अगर आपको 100% श्योर है तभी आप ये जो है आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट बायोलॉजी के क्वेश्चंस कहाँ हैं, लेट्स फाइंड आउट। ये रहा
The process of formation and development of red and white blood cells beginning in the early embryonic stage is referred to as, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इन सब की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? हिमेटोपोइसिस, ठीक है। इन सब की प्रोसेस को, फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम हिमेटोपोइसिस बोलते हैं। ये सभी ब्लड के कंपोनेंट हैं और हिम वर्ड जहाँ भी आए वो मतलब ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। रही बात बाकी के ऑप्शंस की, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है इराइथ्रोपोइसिस। इराइथ्रोपोइसिस आरबीसी का फॉर्मेशन को इराइथ्रोपोइसिस कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर तो पूरे ब्लड के जो भी कंपोनेंट है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, इन सब की बात हो रही है। तो हम इराइथ्रोपोइसिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इराइथ्रोपोइसिस आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ना कि पूरे ब्लड का, ठीक है। तो सेकंड यहाँ से हट गया। फिर है थर्ड लिम्फोपोइसिस। लिम्फोपोइसिस यानी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे बी लिम्फोसाइट सेल है, टी लिम्फोसाइट सेल्स है, ठीक है, इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ से हट गया। फोर्थ है थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस यानी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन जो होता है वो थ्रोम्बोपोइसिस माना जाता है। और ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ से हट गए और फर्स्ट ऑप्शन हिमेटोपोइसिस, यहाँ पर आपको जो है आंसर टिक करना है। और ये जो छोटी छोटी टर्म्स होती हैं ना ब्लड की, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सब जो ब्लड से रिलेटेड टर्म्स हैं, ये आपको याद करके जानी है, क्योंकि इसमें अगर हम एक बार देख लेना तो हमें वो याद हो जाता है। तो हमें ज़्यादा फोकस ऐसे टॉपिक्स पे करना चाहिए जो है ना एक बार करने से 1-2 बार करें और वो क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है। हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ऐसे टॉपिक्स मतलब 10-15 मिनट से ज़्यादा ये टर्म्स लेती नहीं है, ठीक है। तो ये सभी टर्म्स आप रिवाइज कर लेंगे तभी अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए जो स्कोरिंग भी है और इजी भी है, ठीक है। हम कई बार क्या करते हैं, टफ टॉपिक के पीछे लगे रहते हैं कि इसी में जैसे सारा एग्जाम आ जाएगा। तो अगर कोई आपको बहुत टफ लग रहा है ना, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपने कोशिश करी, तो ऐसे टॉपिक आप छोड़ दिया करो और बाकी के यार इतना बड़ा सिलेबस है, बाकी कर लिया करो सारे, ठीक है। तो एक ही टॉपिक के पीछे पढ़ा नहीं रहना है, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करनी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना फाइंड आउट करते हैं अपना बायोलॉजी का क्वेश्चन। ये आ गया, माइटिलस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। तो एक आध क्वेश्चन तो ऐसा ज़रूर आता है भाई जो अपने को करना ही नहीं होता। कई बार हमें क्लासेस नहीं रहती है ध्यान में, ठीक है। जैसे मैं पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा पता है कि भाई हाँ ये सभी जो क्लासेस हैं वो मोलस्का की क्लासेस हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे कई बार ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि माइटिलस एक स्पेसिफिक बोल दिया ना, और माइटिलस हमें अगर हमने याद किया है ना तो ही हम टिक करेंगे इस पर, ठीक है। तो ये सभी जो पेलिसाइपोडा, स्कैफोपोडा, सिफेलोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, ये चारों ही क्लास जो है मोलस्का की है। मोलस्का एक फाइलम है, ठीक है। तो ये सभी क्लासेस मोलस्का की है और इसका आंसर पेलिसाइपोडा आ जाएगा, ठीक है। पेलिसाइपोडा को हम बाइवेल्विया भी बोलते हैं, लेकिन देखो स्मार्ट तरीके से जैसे पेपर डिज़ाइन किया है कि कॉमनली जो क्लास बोली जाती है जैसे बाइवेल्विया बोलते हैं वो नहीं दिया, इसका जो अलग नाम है वो दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है और ऐसे क्वेश्चन में हम सब कुछ तो हम याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मेन ऑप्शंस होते हैं वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। मेन जो क्लासेस हैं उनके थोड़े एग्जाम्पल, थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक आप याद कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से मोलस्का की यहाँ पर क्लास पूछी गई थी और माइटिलस एग्जाम्पल के थ्रू पूछी गई थी, तो बहुत स्पेसिफिक तरीके से पूछी गई है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा पेलिसाइपोडा। और सही बताऊँ तो मुझे भी ये क्वेश्चन नहीं आता था, क्योंकि जैसे स्नेल वगैरह की हम क्लास याद कर सकते हैं, स्नेल, एप्पल स्नेल वगैरह जो हमको मन से पूछा जाता है, तो हम ये ऐसे क्वेश्चन हमें याद रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो माइटिलस वगैरह है ये थोड़ा सा हमें मतलब थोड़े कॉमन नहीं हैं, सुनने को नहीं मिलते हैं, तो जो है ये हम कई बार याद नहीं करते हैं। तो इसके ऐसे केसेस में क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, तुक्का नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना बायोलॉजी का है। व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरासाइटिक रिलेशनशिप। पैरासाइटिक रिलेशनशिप आप बहुत अच्छे से जानते हैं।
कि होस्ट एंड पैरासाइट का क्या रिलेशन है। तो होस्ट को तो नुकसान पहुंचता है और पैरासाइट वहाँ से अपना न्यूट्रिशन वगैरह लेता है तो उसको बेनिफिट होता है, ठीक है। तो जो होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप है वो प्लस माइनस का इंटरेक्शन है और होस्ट को नुकसान होता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही आ जाएगा कि होस्ट इज़ हार्म्ड बाय द पैरासाइट इज़ बेनिफिटेड, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। तो बाकी सभी ऑप्शन भी हम एनालाइज कर लेते हैं। द पैरासाइट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द होस्ट, नहीं, पैरासाइट क्यों प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिएंट होस्ट को, वो तो होस्ट से अपना फूड लेता है, अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। सेकंड है बोथ द होस्ट एंड पैरासाइट बेनिफिट, ये तो म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है जहाँ पर दोनों ही स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है, प्लस प्लस इंटरेक्शन होता है। तो सेकंड भी अपना नहीं आएगा। फिर थर्ड है बोथ द होस्ट एंड पैरासाइट आर अनएफेक्टेड, अनएफेक्टेड होता है वहाँ, ये तो न्यूट्रल कनेक्शन हो गया ना, होस्ट एंड पैरासाइट दोनों स्पीशीज़ को आपस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 0-0 इंटरेक्शन है, ये तो न्यूट्रल इंटरेक्शन है, तो ऐसा नहीं होगा। थर्ड भी हट जाएगा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और इंटरेक्शन से जो बायोटिक इंटरेक्शंस होते हैं, सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म, कोमनसेलिज्म, थोड़ा मैं टर्म भूल रही हूँ, अमेंसेलिज्म आता है। तो ये जो बायोटिक इंटरेक्शंस हैं ये कई बार पूछे गए हैं एचटेट की, मैंने जो एचटेट के पेपर सोल्व करवाए, अभी पीवाई के सोल्व करवाए हैं, उसमें भी बायोटिक इंटरेक्शन से क्वेश्चन था। मैंने पीजीटी का भी करवाया, उसमें भी बायोटिक इंटरेक्शन से क्वेश्चन था। तो बायोटिक इंटरेक्शन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अभी लिख लीजिए कि भाई ये तो हमें याद करके ही जाना है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेता ये टॉपिक वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पोल्यूशन वाले चैप्टर से ही है। What type of air pollution control technology is commonly used to remove particulate matter? ध्यान रखिए कीवर्ड है यहाँ पे particulate matter from industrial emission। तो particular मैटर को जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव करते हैं, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी। जैसे एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, ये भाई गैसियस टॉक्सिक गैसेस है उनको रिमूव करने के लिए हेल्पफुल है, ना कि पार्टिकुलेट मैटर को, ठीक है। सेकेंड है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो आरओ अपन घर में भी देखते हैं, पानी के प्योरिफिकेशन में काम आता है, ना कि पार्टिकुलेट मैटर के रिमूवल में, ठीक है। थर्ड ऑप्शन मैंने बता ही दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करते हैं। फोर्थ है कैटालाइटिक कन्वर्टर, ये भी क्वेश्चन भाई पक्का पूछा गया है, ठीक है, आपने ज़रूर सुना होगा, मैं 100% श्योर हूँ कि प्लेटिनम, प्लेडियम और रोडियम, ये 3 तरह की मेटल्स यूज़ होती हैं कैटालाइटिक कन्वर्टर में, और ये व्हीकल्स में यूज़ होता है, ना कि जो है इंडस्ट्री वगैरह में पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए। और कैटालाइटिक कन्वर्टर भी क्या करते हैं, मोर टॉक्सिक गैसेस को लेस टॉक्सिक गैसेस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको CO2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो जो ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस हैं उसको लोअर टॉक्सिक गैसेस में कन्वर्ट करते हैं, और ये गैसियस से रिलेटेड है, ना कि पार्टिकुलेट मैटर से। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का है। हाँ, ये अपना बायोलॉजी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग अडेप्टेशंस ऑफ पोरीफेरा अलाउज देम टू थ्राइव इन वेरियस एक्वेटिक बायोम्स इंक्लूडिंग बोथ फ्रेश वाटर एंड मेरीन इन्वायरमेंट। मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा कौन सा बेनिफिशियल कैरेक्टर है पोरीफेरा के पास जो सभी बायोम्स में, एक्वेटिक बायोम्स में जो है जीने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। चाहे बायोम कोई फ्रेश वाटर है या फिर मरीन है, तो इसका आंसर पता है क्या आएगा, एबिलिटी टू फिल्टर फीड यूजिंग स्पेशलाइज्ड सेल्स। जो पोरीफेरा है ना उनके पास कोइनोसाइट वगैरह होते हैं, तो फिल्टर फीडिंग की हेल्प से अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो वो जब फिल्टर फीड करता है तो जितने भी फाइटोप्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन वगैरह हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, और पानी जो है निकल जाता है, तो उसको अपना फूड मिल जाता है, जो कि उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, न्यूट्रिशन वगैरह देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपन देख लेते हैं कि वो क्यों गलत है। तो फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम। अरे भाई, नर्वस सिस्टम तो पोरीफेरा के पास होता भी नहीं है, तो ये फर्स्ट तो अपना गलत हो जाएगा। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ हार्ड एक्सोस्केलेटन फॉर प्रोटेक्शन। तो वहाँ पर स्पीक्यूल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, हार्ड एक्सोस्केलेटन तो होता भी नहीं है, तो सेकंड भी अपना गलत हो जाएगा। थर्ड है कैपेबिलिटी ऑफ रैपिड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रैपिड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ हेल्प कर रहा है उसकी, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा एबिलिटी टू फिल्टर फीड यूजिंग स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
ये अपना बायोलॉजी का नहीं है। हाँ, ये व्हाट टाइप ऑफ साउंड वेव्स आर बियॉन्ड द अपर लिमिट ऑफ द ह्यूमन हियरिंग रेंज। तो भाई अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, वो अपर लिमिट मतलब ह्यूमन बीइंग उसको नहीं सुन सकता। आपको रेंज तो ध्यान होगी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज तक जो है ह्यूमन बीइंग सुन सकता है। और बाकी जो इंफ्रासोनिक वेव्स हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स है, ये सब जो हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज़ की जाती हैं। ठीक है, जैसे डॉल्फिन है, बैट्स हैं, ये अपना शिकार पकड़ने के लिए ऐसी जो है बैट्स वगैरह जो है अपना शिकार पकड़ने के लिए इन वेव्स का यूज़ करते हैं। जो डॉल्फिन वगैरह है वो भी इन वेव्स को पहचान सकती हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ यहाँ पर आंसर आएगा अल्ट्रासोनिक वेव्स दैट इज़ बियॉन्ड द अपर लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग रेंज। ठीक है, फिर यहाँ पर है परपोषी परजीवी संबंध में वह स्थिति जहाँ परजीवी पोषी को क्षति पहुंचाता है और जनद को नष्ट कर देता है, वो क्या कहलाती है? तो भाई इसको बोलते हैं पैरासाइटिक कैस्ट्रेशन। मतलब पैरासाइटिक कैस्ट्रेशन में क्या होता है कि जो पैरासाइट है वो ना जिस होस्ट के अंदर रह रहा है ना उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को ही नष्ट कर देता है। ठीक है, उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को, रिप्रोड्यूस करने की क्षमता को ही नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रोसेस है उसको पैरासाइटिक कैस्ट्रेशन बोलते हैं। और बाकी के जो ऑप्शन है जैसे हाइपरप्लासिया में क्या होता है कि सेल्स का नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, हाइपरप्लासिया में सेल का नंबर बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम जहाँ पर सेल का नंबर बढ़ जाता है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन को हम हाइपरप्लासिया कहते हैं। नियोप्लासिया में नई नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ऐसी कंडीशन को हम नियोप्लासिया कहते हैं। और हाइपरट्रोफी क्या होता है कि सेल का नंबर नहीं बढ़ता बल्कि सेल अपने साइज में ग्रो कर लेते हैं, अपना साइज ही इंक्रीज कर लेते हैं। जैसे कि लीवर में देखा जाता है, अगर लीवर का कोई पार्ट हम हटा दें तो वहाँ पर हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है। मतलब जो रिमेनिंग सेल्स हैं वही अपने साइज में बड़ा होकर अपने साइज को इंक्रीज करके जो है उसकी जो लॉस्ट सेल्स है उसकी कमी को पूरा करती हैं। तो यहाँ पर जो अगर यहाँ पर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को नुकसान पहुँचाने वाली बात है तो इस स्थिति को हम बोलते हैं पैरासाइटिक कैस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लिम्फोइड और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द लिम्फोइड ऑर्गन। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। नोट करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो आंसर तो ऑलरेडी हाईलाइट है, तो थर्ड ऑप्शन मैं पहले ही पढ़ के बता देती हूँ। द थाइमस इज बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन अबोव द हार्ट, यहाँ तक तो ठीक है। एंड इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, यहाँ गलत होगी ये बात, सेकेंडरी नहीं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है, थाइमस एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो थर्ड ही अपना गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। The bone marrow is sponge-like tissue found inside the bone and included in primary lymphoid organ। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बोन मैरो एंड थाइमस दोनों ही प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आते हैं। सेकंड है swollen और पेनफुल lymph nodes are sign that immune system is active। yes, ये swollen and painful lymph nodes, जो अगर lymph nodes का पता है क्या काम होता है, जो पैरासाइट या जो फिर बैक्टीरिया वगैरह जो पैथोजन इंटर करे तो उसके अंदर मतलब उसको मारने की कैपेसिटी इनके अंदर होती है। तो जब इंटर करते हैं तो ये कुछ रिस्पॉन्स शो करते हैं और स्वोलन एंड पेनफुल लिम्फ नोड्स इसी रिस्पॉन्स का हिस्सा है। और इसका मतलब है इम्यून सिस्टम एक्टिव है, यानी इम्यून सिस्टम अपना काम कर रहा है, वो एक्टिव है, वो पैथोजन को रिमूव कर सकता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमने ऑलरेडी एनालाइज कर लिया था। फोर्थ है स्प्लीन स्टोर्स एंड ब्रेक डाउन प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स, और मैंने पहले ऑप्शन मतलब जो पहला क्वेश्चन करवा रही थी इससे पहले उनमें बताया था कि थ्रोम्बोपोइसिस क्या होता है, यानी प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोटिंग ऑफ ब्लड एंड अमंग द ऑल अदर थिंग्स। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फोर्थ भी अपना सही हो गया और यहाँ पर सिर्फ गलत पूछा था तो थर्ड ऑप्शन अपना आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर्स व्हेन प्लांट्स आर सेल्फ पोलिनेटेड। तो सेल्फ पोलिनेटेड का अगर बात आ गई तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी, ऑटो यानी सेल्फ, ऑटो जहाँ भी वर्ड आ जाए वो सेल्फ है, जैसे ऑटो इम्यूनिटी हो गया, तो ऑटो यानी सेल्फ पोलिनेटेड की अगर बात हो रही तो वो ऑटोगैमी है, यानी फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल जो है पार्ट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है और वो दोनों ही मतलब ऑटोगैमी शो कर रहे हैं, सेल्फ पोलिनेशन शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी में यानी जो एक ही पेड़ है, एक ही पेड़ पे डिफरेंट फ्लावर्स हैं, यानी
एक फ्लावर पेड़ के दूसरे फ्लावर के साथ जो है पोलिनेशन कर रहा है, मतलब एक ही फ्लावर खुद के साथ नहीं कर रहा है, खुद के साथ नहीं कर रहा है पोलिनेशन, जो पड़ोसी है, जो उसका एक ही प्लांट के अंदर जो पड़ोसी फूल है, पड़ोसी फ्लावर है, उसके साथ जो है पोलिनेशन कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को जिटेनोगैमी कहते हैं। और इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि एक ही प्लांट के तो फ्लावर के बीच पोलिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो सेल्फ पोलिनेशन से थोड़ा सा अलग है, बट जेनेटिकली ये सेल्फ पोलिनेशन ही होता है जिटेनोगैमी, ठीक है। सेकंड है इन विवो। इन विवो यानी सेल के अंदर कोई बात हो रही है, तो ये तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा ऑप्शन आंसर में। इन विवो सेल के अंदर कोई बात हो रही है, सेल के अंदर हम कोई चेंजेस कर रहे हैं, सेल के अंदर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को इन विवो बोला जाता है। एंड फोर्थ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो जहाँ भी वर्ड आ जाए यानी वो लैब में हो रहा है, हम बाहर कोई जो है एक्सपेरिमेंट करें, तो ऐसी एक्सपेरिमेंट्स को, ऐसी प्रोसेस को इन विट्रो बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इन एनिमल हस्बेंड्री इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर इम्प्रूविंग डिजीज रेजिस्टेंस इन लाइफ स्टॉक। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी इस किसके अंदर आते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर कुछ प्रोसेसेस होती हैं जहाँ पर हम कुछ डिजीज़ रेजिस्टेंट, जो डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट ऐसी स्पीशीज़ को लेते हैं, जो मतलब जिनके अंदर बहुत बेनिफिशियल ट्रेट्स होते हैं, ऐसी सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। मतलब कुछ जो बेनिफिशियल ट्रेट्स वाले ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया जाता है और उनको ब्रीडिंग हम करवाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। बेटा 5 मिनट में आ रही हूँ, बिल्कुल ठीक है, 5 मिनट में आ रही हूँ। तो सेकंड है फीडिंग सिंगल टाइप ऑफ ग्रेन। नहीं भाई, सिंगल टाइप ऑफ ग्रेन, एक तरह के अनाज हम अगर खिला रहे हैं तो वहाँ पर कहाँ डिजीज़, मतलब डिजीज रेजिस्टेंस इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड भी नहीं आएगा इसका, सॉरी सेकंड भी नहीं आएगा। थर्ड है रिड्यूसिंग वेटनरी केयर। अगर वेटनरी केयर का, अगर उसकी देखभाल को जो है रिड्यूस कर देंगे तो डिजीज़ में इम्प्रूवमेंट थोड़ी ना होगा, डिजीज़ रेजिस्टेंस में इम्प्रूवमेंट थोड़ी ना होएगा, बल्कि वो तो मतलब डिजीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन होंगे, ठीक है। तो थर्ड भी नहीं आएगा। फोर्थ है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग में क्या है, ओवर क्राउडिंग थोड़ी ना हेल्पफुल करेगी, तो मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ अगर हम बढ़ा रहे तो वो थोड़ी ना इफ़ेक्टिव टेक्निक है इम्प्रूविंग डिजीज़ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन दैट अफेक्ट्स ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आएगा एग्रीकल्चर रन ऑफ, जहाँ पर जो खाद वगैरह लगाते, फर्टिलाइजेशन वगैरह लगाते हैं पेड़ों में, तो वो बारिश के टाइम में बह के जो ड्रिंकिंग वाटर बॉडीज़ होते हैं, जैसे नहर है, जो रिवर वगैरह है, इनमें बह के चले जाते हैं और वाटर को पोल्यूट करती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। डिफोरेस्टेशन यानी जो हम पेड़ वगैरह को काटते हैं, तो ये पोल्यूशन में डायरेक्ट रोल नहीं प्ले कर रही है, ठीक है, इनडायरेक्ट प्ले करती है मानती हूँ, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट पूछा है तो एग्रीकल्चर रन ऑफ बिल्कुल सही ऑप्शन इसका। थर्ड है अर्बन डेवलपमेंट, जो शहरीकरण है वो भी मतलब इनडायरेक्ट रोल का प्ले कर रहा है, डायरेक्ट रोल प्ले नहीं कर रहा है। फोर्थ है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन। ये तो भाई बिल्कुल सही है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, लेकिन ये वाटर पोल्यूशन में जो है अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच फैमिली ऑफ डिप्टेरा इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया जैसे प्लाज्मोडियम जैसे यहाँ पर वेक्टर की बात हो रही है, विच फैमिली ऑफ डिप्टेरा इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। तो वेक्टर, मलेरिया का वेक्टर क्या है, एनाफ्लीज मॉस्किटो है, मॉस्किटोज़ वगैरह ही जो है ऐसे डिजीज़ को फैलाते हैं। तो क्यूलिसिडी, जो क्यूलिसिडी फैमिली है वो जो है मॉस्किटो की, मतलब मॉस्किटो वगैरह आते हैं और वो मलेरिया की ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। जो ट्रेबिनिडी, म्यूसिडी यानी जो मसीडी, जो ये जो हाउस फ्लाई वगैरह है ना, ये आते हैं मसीडी में, ठीक है। बाकी है सार्कोफेजिडी, तो ये सब नहीं करते हैं और अपना जो है इसमें रोल प्ले नहीं करते हैं। थर्ड ऑप्शन है क्यूलिसिडी, ये ही जो है ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया में रोल प्ले करते हैं। फिर है नेक्स्ट द सरफेस ऑफ बोन इज़ कवर्ड विद प्रोटेक्टिव शीथ विच इज़ कोल्ड। तो जो प्रोटेक्टिव शीथ होती है बोन के अराउंड, जो उसकी हेल्प करती है, जहाँ पर जो है बोन के ऊपर ही प्रेजेंट होती है, इसको पेरियोस्टियम बोलते हैं, ठीक है। एंडियोस्टियम जो है इनर पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रोटेक्टिव शीथ की बात की है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मायोस्टियम जो
ये सब भी बोन का ही पार्ट है, सिर्फ एक एपिस्टियम ये जो है गलत टर्म दे रखी है, बाकी सभी जो है बोन्स की ही पार्ट है, लेकिन जो अपर कवरिंग की अगर हम बात करें तो वो पेरियोस्टियम है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच मेटाबॉलिक पाथवे इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि अब मेरी बेटी नहीं रुक रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। एंड सेकंड ऑप्शन है लिपोलाइसिस, लिपिड का ब्रेक डाउन, लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज की बात की तो आप अच्छे से आप ऑप्शन की तरफ पहुँच सकते थे, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, थर्ड है ग्लाइकोनियोजिनेसिस। तो ग्लूकोनियोजिनेसिस तो जैसे अदर अमीनो एसिड वगैरह हैं, कुछ और जो है नॉन शुगर रिसोर्सेज हैं, उनसे ग्लूकोज की फॉर्मेशन। ठीक है, ग्लूकोनियो मतलब नए जो प्रोडक्ट्स हैं, अलग प्रोडक्ट्स हैं, उनसे जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस। फिर बीटा ऑक्सीडेशन, ये जो फैट वगैरह का जो है डाइजेशन होता है, तो बीटा ऑक्सीडेशन इसी प्रोसेस को से रिलेटेड है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है विच एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज मोस्ट इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। तो भाई क्रॉप रोटेशन यानी बदल बदल के फसलें उगाना, जैसे एक बार गेहूँ उगा दिया, फिर बाद में कुछ लेग्यूम वगैरह उगा दिया, तो जो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिस्टोर हो जाते हैं। अगर हम एक ही तरह की फसल अगर हम उगाएंगे तो फिर वो जो है मिट्टी के सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन की हेल्प से हम क्रॉप की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं उनको और इफेक्टिव बना सकते हैं और क्रॉप यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। और फर्टिलाइजेशन, अगर हम ज़्यादा खाद वगैरह लगाएंगे तो जो है मिट्टी को नुकसान होता है, उस उपजाऊ क्षमता घटती है। ठीक है, ना कि बढ़ती है। फिर थर्ड है यूजिंग आउटडेटेड सीड। अगर आउटडेटेड सीड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर क्रॉप यील्ड का प्रोडक्शन जो हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो हम भूल ही जाएं, क्योंकि आउटडेटेड सीड का यूज़ करेंगे तो फिर कहाँ बढ़ेगा। फिर मोनोकल्चर फार्मिंग, ये भी जो है ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज़ क्रॉप रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अडेप्टेशंस इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एबिलिटी ऑफ मैमल्स टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर इंडिपेंडेंटली ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसका आ जाएगा फर और हेयर कवरिंग। ठीक है, तो जो मैमल्स होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग, उनको अपना प्रॉपर जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वही मेंटेन करना होता है। ठीक है, भले ही एनवायरनमेंट का टेम्परेचर माइनस में हो, प्लस में हो, कितना भी हो, तो उनको अपने शरीर का टेम्परेचर सेम मेंटेन करना होता है, जिसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। और ये फर और हेयर कवरिंग जो है होते हैं, ये प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। ये सभी मैमल्स में कहाँ देखने को मिलते हैं, सभी मैमल्स में तो नहीं देखने को मिलते ना, क्योंकि फेदर्स वगैरह तो बर्ड्स के अंदर होते हैं और बात यहाँ हो रही है मैमल्स की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड है स्केल ऑफ मॉइस्चर रिटेंशन। मॉइस्चर रिटेंशन स्केल्स वगैरह जो है वो मेनली कहाँ पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात होती है हो रही है मैमल्स की, और स्केल वगैरह जो है प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प नहीं करते हैं, तो सेकंड भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है मॉइस्ट स्किन फॉर रेस्पिरेशन। जो मेंढक वगैरह है, फ्रॉग हैं, जो एम्फीबियंस हैं, उनकी स्किन मॉइस्ट होती है और वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है टेम्परेचर मेंटेनेंस की, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज़ फर और हेयर कवरिंग हेल्प इन द टेम्परेचर मेंटेनिंग, दैट इज़ होम्योस्टेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और शिप नोस्ट्रिल फ्लाई में, इसका मैं सीधा आंसर बता देती हूँ। जो शिप नोस्ट्रिल फ्लाई होती है ना, वो शिप के अंदर यानी भेड़ की जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, नासाद्वार होते हैं, उसके अंदर अपना लार्वा डिपॉजिट करती है और उनको जो है अनकंफर्टेबल बनाती है, उनको डिजीज़ कोज करती है। ठीक है, तो वहाँ पर वो लार्वा डिपॉजिट कर रही है। ठीक है, वहाँ पर वो किसी और फॉर्म का अडल्ट एग से या निफ को डिपॉजिट नहीं कर रही है, और यहाँ पर ही सिर्फ ये पूछा है कि वो कौन सी फॉर्म को डिपॉजिट करती है, तो वहाँ पर वो लार्वा को डिपॉजिट करती है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है द इंसेक्ट दैट बिलोंग टू द ऑर्डर हेमीप्टेरा आर नोन टू हैव विच टाइप ऑफ माउथ पार्ट। तो आप जानते हो हेमीप्टेरा, यहाँ पर मॉस्किटो वगैरह आते हैं और
वो उनके पास कौन सी तरह के जो है माउथ पार्ट्स होते हैं, तो उनके पास पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये आपको याद ही करने का था। और बाकी जो ऑप्शन है उनको मैं बता देती हूँ। सिफोनिंग, ये जो तितलियाँ होती हैं ना, क्या बोलते हैं तितली को इंग्लिश में, बटरफ्लाई वगैरह के अंदर सिफोनिंग टाइप ऑफ जो है माउथ पार्ट्स होते हैं। स्पंजिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट जो हाउस फ्लाई होते हैं ना, मक्खियाँ होती हैं, उनके पास स्पंजिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। फोर्थ है बाइटिंग एंड च्यूइंग, जो कॉकरोच वगैरह होते हैं इनके अंदर बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर द अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। तो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम यानी जो अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का टाइप है। ठीक है, ये टी सेल्स एंड बी सेल्स जो होती हैं, जब पैथोजन एंटर करता है तो बी सेल्स एंड टी सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल है वो है अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। और जो बाकी ऑप्शंस है न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजिन, इरेथ्रोसाइट, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजिस एंड इराइथ्रोसाइट्स, ये सब जो है इनेट इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट है। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी जो ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, कार्बन डाई एमिशंस, मेथेन गैस रिलीजेस, ये सब रिस्पॉन्सिबल नहीं है डायरेक्टली ओजोन लेयर के लिए। ठीक है, डिप्लीशन के लिए, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही आ जाएगा। पित्त जवर यानी येलो फीवर के लिए एडिज एजिप्टी, जो कि डेंगू के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो एडिज एजिप्टी जो है पित्त जवर यानी येलो फीवर का वेक्टर है। ठीक है, तो सिर्फ ऑप्शन बता रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ। रिकेट्सिया, इन्हें प्रजनन के लिए परपोषी की आवश्यकता होती है। ये प्राय आर्थ्रोपोड वाहकों पर संचालित होते हैं। तो रिकेट्सिया एक तरह का जो है पैथोजन है और इनको जो है होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और ये आर्थ्रोपोड यानी जो इंसेक्ट वगैरह आते हैं आर्थ्रोपोडा में, इनके द्वारा ये फैलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट ये टीचिंग मेथोडोलॉजी का है। सॉरी, जो 5-7 क्वेश्चन है वो मुझे थोड़ा सा जल्दी कराने पड़े क्योंकि मेरे घर पे कोई आया हुआ और मेरी बेटी भी नहीं रुक रही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे मतलब सब्सक्राइब कर देना। और जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आपको जो है PDF मिल जाएगी। और अगर आपने किसी और शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है तो प्लीज़ मेरे साथ जो है टेलीग्राम पर DM कर देना, और वो आंसर की उसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।